नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाने वाले हैं जो सुनने में तो सीधा लगता है पर है बहुत उलझा हुआ। कानूनी तौर पर गुनाह या अपराध होता क्या है? और इसे समझने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। कानूनी किताबें, लेख और हैंडबुक जो हाल ही में लागू हुए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 पर केंद्रित हैं। हाँ, जिसने सालों पुराने भारतीय दंड संहिता या आईपीसी की जगह ली है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है अपराध की पूरी बनावट को समझना। एक गलत सोच और एक असल जुर्म में क्या फर्क है? वो कौन सी अदृश्य रेखा है जिसे पार करते ही कोई काम अपराध बन जाता है? और अगर कोई जुर्म अकेले नहीं बल्कि एक ग्रुप के साथ किया जाए तो जिम्मेदारी कैसे तय होती है? बिल्कुल। हम इन बुनियादी सिद्धांतों को बीएनएस के नए नजरिए से देखेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कानून सिर्फ हमारे कामों को नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे इरादों को कैसे तौलता है। चलिए इस कानूनी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं भीड़ में चल रही हूँ और गलती से मेरा पैर लगने से कोई गिर जाता है। ठीक है। और दूसरी तरफ मैं जानबूझकर किसी को धक्का देती हूँ और वो गिर जाता है। काम तो एक ही हुआ, किसी का गिरना, पर कानून इन दोनों को यकीनन अलग अलग नजर से देखेगा। यहीं पर अपराध का असली मतलब छिपा है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कानून की दुनिया में किसी भी जुर्म के दो मुख्य हिस्से होते हैं। दो जरूरी मसाले समझिए। अच्छा। पहला है वो काम जो असल में हुआ, जिसे लैटिन में एक्टस रियस यानी आपराधिक कृत्य कहते हैं। आपके उदाहरण में किसी को धक्का देना या पैर लगना वो कृत्य है। और दूसरा मसाला यकीनन इरादा होगा। हाँ, दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा है मेंस रिया यानी आपराधिक मन या गलत इरादा। मेंस रिया एक बहुत पुरानी कानूनी कहावत है, एक्टस नॉन फासिट रियम निसी मेंस सिट रिया। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ कोई काम कर देना किसी को मुजरिम नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा भी गलत ना हो। तो आपका गलती से पैर लगना और जानबूझकर धक्का देना, इन दोनों में इसी मेंजरिया का फर्क है। और यहीं पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की भूमिका दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ पुराने आईपीसी का नाम बदलकर नहीं आई है, इसमें कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। इन बदलावों के पीछे की सोच क्या है? देखिए, बीएनएस जो है वो बेसिकली कानूनों को आज के समाज के हिसाब से ढालने की एक कोशिश है। अपडेट करने की। हाँ, अपडेट करने की। जैसे इसमें कुछ ऐसे अपराधों को साफ तौर पर परिभाषित किया गया है जो पहले या तो थे ही नहीं या उनकी परिभाषा बहुत धुंधली थी। मिसाल के तौर पर संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंकवादी कृत्य यानी टेररिस्ट एक्ट। ये तो बहुत बड़े और जरूरी बदलाव लगते हैं। मतलब अब कानून उन खतरों को सीधे तौर पर पहचान रहा है जो आज के समाज के लिए ज्यादा मौजूदा है। बिल्कुल। बीएनएस की धारा 111 और 113 में इन्हें विस्तार से समझाया गया है। पहले के कानूनों में आतंकवाद की परिभाषा अक्सर सीमा पार से होने वाले हमलों पर केंद्रित थी। लेकिन बीएनएस की धारा 113 अब भारत की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कामों को भी आतंकवाद मानती है। जैसे कि जाली नोट। हाँ, जैसे बड़े पैमाने पर जाली नोटों का सर्कुलेशन। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो अपराध के बदलते चेहरे को पहचानता है। और मैंने सुना है कि कुछ कानूनों को जेंडर न्यूट्रल भी बनाया गया है। हाँ, ये एक और अहम बदलाव है। ये समाज की बदलती सोच को दिखाता है। जैसे बीएनएस की धारा 77 के तहत वॉयरिज्म यानी ताक झांक का अपराध। अच्छा। पहले के आईपीसी कानून में एनी मैन यानी कोई भी पुरुष शब्द का इस्तेमाल था, जिससे लगता था कि ये अपराध सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। बीएनएस ने इसे बदलकर हुएवर यानी जो कोई भी कर दिया है। तो ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, ये समाज की एक बड़ी सोच को भी दिखाता है। मतलब कानून अब ये मान रहा है कि प्राइवेसी का हनन कोई भी कर सकता है और कोई भी इसका शिकार हो सकता है। बिल्कुल। ये इस विचार से दूर जा रहा है कि केवल महिलाएं ही ऐसे अपराधों की शिकार हो सकती हैं और पुरुष अपराधी। ये कानून को असल दुनिया के और करीब लाता है, जहां अपराध के डायनामिक्स ज्यादा जटिल हैं। चलिए मेंजरिया यानी गलत इरादे के कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं। क्या इसका मतलब सिर्फ किसी को मारने या चोट पहुंचाने का इरादा है या इसमें और भी परतें हैं? मेंजरिया एक बहुत व्यापक अवधारणा है। बीएनएस में इसे अलग अलग शब्दों से समझाया गया है। जैसे जानबूझकर इंटेंशनली, ये जानते हुए नोइंगली, बेईमानी से डिसऑनेस्टली या धोखाधड़ी से फ्रॉडुलेंटली। कानून ये देखता है कि जुर्म करते समय किसी व्यक्ति की दिमागी हालत क्या थी। क्या वो जानता था कि उसके काम का नतीजा क्या होगा? एक ही कृत्य
अलग अलग इरादे की वजह से अलग अलग अपराध बन सकता है। अच्छा, तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक लूटना चाहता है। जब वो सिर्फ घर बैठे प्लान बना रहा है, सोच रहा है, तो वो किस स्टेज पर है? वो पहले चरण पर है, जिसे कहते हैं आशा या इंटेंशन। सिर्फ सोचना। हाँ, सिर्फ कुछ गलत करने की सोचना। ये सजा के लायक नहीं है, क्योंकि कानून किसी के विचारों के लिए सजा नहीं दे सकता। ठीक है, अब मान लीजिए वो नक्शा बनाता है, गाड़ी का इंतजाम करता है और एक नकली बंदूक खरीदता है। अब क्या हुआ? अब वो दूसरे चरण में आ गया है, तैयारी या प्रिपरेशन। उसने अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए सामान जुटाना शुरू कर दिया है। तो क्या यहाँ उसे गिरफ्तार किया जा सकता है? या आमतौर पर नहीं। ज्यादातर मामलों में तैयारी करना भी अपराध नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, यहाँ एक लेकिन है। कुछ बहुत गंभीर मामलों में, जैसे सरकार के खिलाफ जंग की तैयारी करना, अच्छा, तो सिर्फ तैयारी करना ही बीएनएस की धारा 147 के तहत एक बड़ा जुर्म है। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। अगर कोई ऑनलाइन बम बनाने का सामान ऑर्डर कर रहा है, तो क्या पुलिस को उसके घर पर बम फटने का इंतजार करना पड़ेगा? क्या तैयारी को अपराध न मानना आज के दौर में खतरनाक नहीं है? आपने एक बहुत ही जरूरी और मुश्किल सवाल उठाया है। यहीं पर कानून एक बहुत बारीक रेखा खींचता है, जो हमें तीसरे चरण पर ले जाती है, जो कि है प्रयत्न। हाँ, प्रयत्न या अटेम्प्ट। प्रयत्न का मतलब है अपराध करने की दिशा में सीधा कदम उठा लेना। जैसे ही हमारा बैंक लुटेरा नकाब पहनकर बैंक की गेट की तरफ बढ़ता है, वो तैयारी के चरण से निकलकर प्रयत्न के दायरे में आ जाता है, और यही से उसका काम सजा के लायक हो जाता है। बिल्कुल। बीएनएस की धारा 62 में जुर्म करने की कोशिश यानी प्रयत्न के लिए सजा का प्रावधान है। और चौथा और आखिरी चरण है अपराध का समापन या कमीशन, जब वो बैंक सफलतापूर्वक लूट लेता है। लेकिन ये तैयारी और प्रयत्न के बीच की रेखा बहुत धुंधली लगती है। कानून इसे कैसे तय करता है? इसके लिए अदालतें प्रॉक्सिमिटी टेस्ट यानी निकटता का सिद्धांत इस्तेमाल करती हैं। प्रॉक्सिमिटी टेस्ट? हाँ, यानी जो काम किया गया, क्या वो असल अपराध के बहुत करीब था। इसका एक क्लासिक उदाहरण अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य का मामला है। उसमें क्या हुआ था? एक व्यक्ति ने नकली दस्तावेज बनाकर यूनिवर्सिटी को भेज दिए ताकि वो परीक्षा में बैठ सके। तो अदालत ने इसे तैयारी माना या प्रयत्न? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक वो नकली दस्तावेज घर पे बना रहा था, वो तैयारी थी। ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने वो आवेदन यूनिवर्सिटी को भेज दिया, उसने तैयारी का चरण पार कर लिया और प्रयत्न के दायरे में आ गया। आवेदन भेजना परीक्षा में धोखाधड़ी करने के अपराध को पूरा करने की दिशा में एक बहुत निकट या सीधा कदम था। ये बहुत साफ हो गया। तो ये एक अकेले इंसान के जुर्म की कहानी हुई, लेकिन असल दुनिया में तो अपराध अक्सर ग्रुप में होते हैं। सही बात है। तो क्या होता है जब हमारे बैंक लुटेरा अकेला नहीं था? मान लीजिए उसके साथ एक गेटअवे ड्राइवर था जो बाहर कार में इंतजार कर रहा था। यहीं पर कानून के कुछ और दिलचस्प सिद्धांत सामने आते हैं। संयुक्त दायित्व, जिसे जॉइंट लायबिलिटी कहते हैं, और रचनात्मक दायित्व, मतलब कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। इसका मतलब है कि आप किसी और के किए गए काम के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। बीएनएस की धारा 3(5) सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन की बात करती है। ये कहती है कि अगर कई लोग मिलकर एक साझे इरादे से कोई आपराधिक काम करते हैं, एक कॉमन प्लान के साथ? हाँ, एक कॉमन प्लान के साथ, तो उनमें से हर व्यक्ति उस काम के लिए वैसे ही जिम्मेदार होगा जैसे उसने वो काम अकेले किया हो। तो आपके उदाहरण में भले ही ड्राइवर बैंक के अंदर नहीं गया, लेकिन अगर वो लूट की योजना का हिस्सा था और उसका भी वही इरादा था, तो उसे भी लूट के लिए उतनी ही सजा मिलेगी जितनी अंदर गए लुटेरे को। तो कॉमन इंटेंशन में एक तरह के दिमागी मीटिंग ऑफ माइंड्स होना जरूरी है। सबका प्लान और इरादा पहले से तय होना चाहिए। हाँ, इरादों का पहले से मिलना यहाँ सबसे जरूरी है। कॉमन इंटेंशन एक फिल्म के स्क्रिप्ट जैसा है, जहाँ हर किरदार को अपना रोल पता है और सबका मकसद एक ही है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिना किसी प्लान के सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा होने पर भी कोई जिम्मेदार बन जाए? मान लीजिए एक विरोध प्रदर्शन शांति से शुरू हुआ, लेकिन फिर कुछ लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। ये एक बेहतरीन सवाल है और ये हमें सामान्य आशय से मिलते जुलते लेकिन अलग सिद्धांत पर लाता है, सामान्य उद्देश्य या कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट, ये सिद्धांत अवैध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली से जुड़ा है, जिसे बीएनएस की धारा 189 में परिभाषित किया गया है। अगर 5 या ज्यादा लोग एक गैर कानूनी मकसद के लिए इकट्ठा होते हैं और उस मकसद को पूरा करने के लिए उनमें से कोई एक सदस्य कोई जुर्म करता है, तो उस भीड़ का हर सदस्य उस जुर्म के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। एक मिनट,
तो यहाँ पर पहले से कोई स्क्रिप्ट या डिटेल प्लान होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। यहाँ कॉमन ऑब्जेक्टिव एक बेकाबू भीड़ जैसा है। सबका मकसद एक हो सकता है, लेकिन कोई तय स्क्रिप्ट नहीं है। अच्छा। यहाँ बस उस गैर कानूनी भीड़ का सदस्य होना और ये जानना कि उस भीड़ का मकसद पूरा करने में कोई अपराध हो सकता है, यही जिम्मेदारी तय करने के लिए काफी हो सकता है। इसमें जिम्मेदारी का दायरा कॉमन इंटेंशन से ज्यादा व्यापक है। अभी तक हमारी सारी बातचीत इरादे या मेंस रिया के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या कानून में ऐसी भी कोई स्थिति है जहां मैंने जानबूझकर नहीं किया वाला बहाना बिल्कुल नहीं चलता, जहां इरादा मायने ही नहीं रखता? हाँ बिल्कुल। इसे कानून में कठोर दायित्व या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत कहते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ये ऐसे अपराध होते हैं जहां समाज के बड़े हित को, जैसे पब्लिक हेल्थ या सुरक्षा को, किसी एक व्यक्ति के इरादे से ऊपर रखा जाता है। इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकते हैं? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई फैक्ट्री गलती से नदी में जहरीला केमिकल छोड़ देती है, जिससे हजारों मछलियां मर जाती हैं। ठीक है। अब फैक्ट्री का मालिक ये नहीं कह सकता कि उसका इरादा मछलियों को मारने का नहीं था। यहाँ समाज का हित यानी पर्यावरण की सुरक्षा इतना बड़ा है कि सिर्फ वो प्रतिबंधित काम कर देना ही सजा के लिए काफी है। इरादा साबित करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या बीएनएस में भी ऐसे कठोर दायित्व वाले अपराध हैं? हाँ, कई हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण बीएनएस की धारा 106 है, जो लापरवाही से किसी की मौत का कारण बनने से संबंधित है। रैश ड्राइविंग वाले केसेस? हाँ बिल्कुल। अगर कोई तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की जान ले लेता है, तो कानून ये नहीं देखता कि उसका इरादा किसी को मारने का था या नहीं। वो लापरवाही भरा काम जिससे किसी की जान चली गई, वही जिम्मेदारी तय करने के लिए काफी है। यहाँ मेंस रिया की जरूरत नहीं है। तो आज हमने अपराध की कानून की पूरी बनावट को परत दर परत खोला। हमने समझा कि किसी भी अपराध के दो मुख्य स्तंभ हैं, एक आपराधिक कृत्य और दूसरा आपराधिक मन। फिर हमने एक सोच के जुर्म में बदलने के 4 चरणों को देखा: आशय, तैयारी, प्रयत्न और समापन। और ये भी जाना कि तैयारी और प्रयत्न के बीच की वो बारीक रेखा कानून कैसे खींचता है। बिल्कुल। और आखिर में हमने जिम्मेदारी के सिद्धांतों को समझा, कैसे एक साझे इरादे के तहत किया गया काम सबको बराबर का जिम्मेदार बनाता है और कैसे कुछ मामलों में बिना गलत इरादे के भी कठोर दायित्व लागू हो सकता है। ये वाकई में मानव व्यवहार और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की एक जटिल कोशिश है। बिल्कुल। और आज की ये पूरी चर्चा एक बहुत जरूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है, खासकर आज के डिजिटल दौर में। हाँ। और वो क्या है? हमने अपराध की तैयारी और प्रयत्न के चरणों के बीच की रेखा पर बात की, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में जहां तैयारी का मतलब बस कुछ क्लिक्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली। जहां तैयारी का मतलब किसी की निजी जानकारी ऑनलाइन लीक करने के लिए इकट्ठा करना या किसी के खिलाफ डीप फेक वीडियो बनाने के लिए सॉफ्टवेयर जुटाना हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या कानून को उस रेखा के बारे में फिर से सोचने की जरूरत है? एक डिजिटल तैयारी कब नुकसान पहुंचाने की दिशा में एक निकट कार्य यानी प्रयत्न बन जाती है? हाँ, यही सवाल है और इसका सामना हमारे कानूनी सिस्टम को आने वाले समय में बहुत गंभीरता से करना